नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका इजी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। आज धीरे धीरे जो कृषक हैं, जो किसान मित्र हैं, जब एक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं, उन्होंने आधुनिक खेती के परिणाम को देख लिया है। आधुनिक खेती ने उनकी उपज को तो कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन उसके परिणामों ने उन्हें विचलित कर दिया है कि अब उत्पादकता बढ़ नहीं रही, उत्पादकता में निरंतर गिरावट आती जा रही है और उन्हें अपनी खेती लेने के लिए जो उर्वरक हैं, जो रासायनिक खाद हैं, उनकी जरूरत बढ़ती जा रही है। उसका प्रयोग उन्हें निरंतर बढ़ाना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी ना तो उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, बल्कि वो घट रही है। साथ ही कई तरह के जो रोग हैं, उनकी फसलों पर आक्रमण करने लगे हैं और इन रोगों से बचने के लिए किसानों को काफी मात्रा में धन खर्च करना पड़ रहा है। ये तो है ही है, लेकिन सबसे प्रमुख जो प्रभाव पड़ रहा है कि जो उत्पादकता वो लेते हैं, जो फसलें हमें उपलब्ध होती हैं, जो खाद्यान्न हमें इस आधुनिक खेती से मिल रहा है, जो साग सब्जियां फल हम इसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उसमें पोषकता निरंतर घट रही है। पोषकता घटने से उसके स्वाद में, उसकी गंध में, उसकी जो कीपिंग पीरियड है, जो उनका जीवन काल है, इन पर तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ ही रहा है। इसके माध्यम से किसान को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हम जिस खाद्यान्न को अब सेवन करते हैं, उनमें उतनी पोषकता नहीं है। कई पोषक तत्वों की मात्रा तो आधुनिक जो फसलें हैं, उनमें 50 से 60% तक गिर गई है। देखने में आया है कि कई ऐसी फसलें हैं जिसमें जिंक की मात्रा है, आयरन की मात्रा है, सेलेनियम की मात्रा है, या दूसरे मिनरल्स की मात्रा है, उसकी जो उपलब्धता है 50 से 60% गिर गई है। क्योंकि मिट्टी के अंदर ये पोषक तत्व तो हैं, लेकिन वो अब उपजाऊ नहीं रहे, या फिर मिट्टी में इन पोषक तत्वों का अभाव होता जा रहा है। कि हमारा मुख्य जो जो लक्ष्य रहता है, हमारा मुख्य ध्यान तो 3 पोषक तत्वों पर ही है। वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है। नाइट्रोजन के लिए हम काफी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी के माध्यम से भी नाइट्रोजन ले लेते हैं। फास्फोरस का भी हम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, पोटासियम का प्रयोग कर रहे हैं। फिर 2-3 और मिनरल्स हैं, इन पर भी हमारा कुछ ना कुछ ध्यान जाता है। जैसे कि तिलहन की फसल है, तो हम उसमें कैल्शियम का भी प्रयोग कर लेते हैं। यदि कैल्शियम की मात्रा मिट्टी में कम है, या तिलहन की फसल को कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है, तो उसमें तेल की मात्रा घट जाती है, तेल का परसेंटेज घट जाता है। तो आज हम कैल्शियम का भी प्रयोग करने लगे हैं। इसी तरह कई बार हम जिंक का प्रयोग भी कर लेते हैं, सेलेनियम का भी प्रयोग करा देते हैं, बोरन का प्रयोग भी कराते हैं। लेकिन इन सबसे जो एक प्राकृतिक जो संतुलन था, वो गड़बड़ने लगा है। हम ज्यादा मात्रा में जब नाइट्रोजन दे देते हैं, तो सीधा सीधा उसका प्रभाव पोटासियम, सल्फर की जो उपलब्धता उस पर पड़ता है, और बहुत सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो तो उपलब्ध ही नहीं होते। क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में जब यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो इससे मिट्टी में ऐसी क्रियाएं होती हैं। क्योंकि जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो वो 10-12 दिन तक तो इफेक्टिव रहती है। अन्यथा उसकी अधिकांश मात्रा नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में या तो जमीन के नीचे चली जाती है, या वाष्पीकृत हो जाती है। तो हमारी फसलों को जो यूरिया की नाइट्रोजन है, वो 10-12 दिन तक उपलब्ध होती है। उसके बाद फिर हमारे पेट खड़े रह जाते हैं, हमारे पेड़ों को नाइट्रोजन उपलब्ध ही नहीं होती। जबकि नाइट्रोजन तो हमारे वातावरण में काफी मात्रा में उपलब्ध है। नाइट्रोजन करीब करीब 73% हमारे वातावरण में है, लेकिन पौधे उसे कुछ कारणों से अब ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा हमने तो बचपन से पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि प्रकार कि पेड़ पौधे वनस्पतियां अपना आहार तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, सूरज की उपस्थिति में स्वयं निर्मित कर लेती है। क्योंकि उनका आहार तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम श्वास के माध्यम से बाहर निकालते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन रक्षक चीज है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। एक आध मिनट भी यदि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, तो हमारा श्वास फूलने लग जाता है, हमारा हृदय काम करने कम कम करने लगता है, हम बेहोशी में जाने लगते हैं। तो हमारे लिए तो ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, लेकिन वनस्पतियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो हम निकालते हैं ऑक्सीजन प्रयोग के बाद, जो हम गैस बाहर फेंकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वातावरण में बहुत मात्रा में है, लेकिन उसकी मात्रा भी बढ़ रही है। उसको लेकर भी हमारे पूरे सरकारें विचलित हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के बावजूद भी हमारी वनस्पतियां
हमारे पेड़ पौधे फसलें अब उस मात्रा को ग्रहण नहीं कर पा रही, यानी वो अपना भोजन निर्मित नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कोई समस्या तो है। समस्या है कि मिट्टी में कुछ ऐसे बदलाव हो गए, और बदलाव इसलिए आए कि हमने इतनी अधिक मात्रा में रसायन आधारित उर्वरकों का प्रयोग कर लिया है। उसके कारण ही मिट्टी की संरचना भी बदल रही है, और जो फसलें हम ले रहे हैं, जो साग सब्जियां फल खाद्यान्न हम ग्रहण कर रहे हैं, उनमें भी उन चीजों की कमी आ रही है, और वो हमारे ऊपर भी प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए बहुत तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। नाइट्रोजन का बार बार प्रयोग करने से मिट्टी में हार्डनेस आ जाती है, मिट्टी में कठोरता आ जाती है, मिट्टी की परत जो है सीमेंट जैसी हो जाती है। इसलिए बरसात का पानी उसके अंदर नहीं जाता। हम पानी देते हैं, कुछ देर तो पानी ठहरता है, अधिकांश बाष्पीकृत हो जाता है, तो नमी नहीं रहती है। नमी ना रहने से हमारी जो वनस्पतियां बहुत कम पोषक तत्वों को जो जमीन से ग्रहण कर पाती है। ये पहला प्रभाव है। हम ज्यादा मात्रा में जब पोटाशियम दे देते हैं, फास्फोरस दे देते हैं, तो ये दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता में खलल डालती है, इसलिए जिंक उपलब्धता कम हो जाती है। और दूसरे जो पोषक तत्व हैं, जैसे बोरोन है, सेलेनियम है, आयरन है, मेलवोडियम है, इन पोषक तत्वों की जरा सी कमी से बहुत सारी जो जो मेटाबॉलिक क्रियाएं वनस्पतियों के अंदर डिस्टर्ब हो जाती हैं, उससे उनका स्वाद प्रभावित होता है। उनकी जो कीपिंग पीरियड है, उनकी जो अवधि है, वो घट जाती है, उनमें सड़न हो जाती है, उनका विकास क्रिया रुक जाती है, उनके पकने की, विकसित होने की प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है, या फिर वो उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग रखने क्षमता है, वो घट जाती है। वो ज़्यादा जो वातावरण में जरा सा परिवर्तन आवे, जरा सी गर्मी बढ़ जाए, जरा सी वर्षा आ जाए, या फिर ज़्यादा ठंड बढ़ जाए, तो सहन नहीं कर पाती है, उनकी उपलब्धता सीधा प्रभावित होती है। तो वनस्पतियों के साथ में ऐसा है, इसी वनस्पतियों को पशु खाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। और ऐसी वनस्पतियों से साग सब्जियां फल या खाद्यान्न का प्रयोग हम करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य में कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। हर प्राकृतिक जो स्वास्थ्य प्रक्रिया है, वो प्रभावित हो रही है। पहले हम सहजता से अपनी आयु को में विकास करते थे, अब हमारा विकास विकसित हो रहा है। यद्यपि कुछ कारणों से हमारी बुद्धि तो प्रवीण हो रही है, तीव्र हो रही है, लेकिन हिंसकता आ रही है, और अनुशासन से बाहर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारी जो संतान उत्पादन क्षमता है, वो निरंतर घट रही है। अब जो स्त्रियां हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनके मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी उनकी गर्भ धारण क्षमता घट रही है, अबॉर्शन की दर बढ़ती जा रही है, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो रहे हैं। और पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के अंदर भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। पुरुष शांत होते जा रहे हैं, उनमें इम्पोटेंसी बढ़ रही है। इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता बढ़ती जा रही है, और उनके सीमन में वीर्य में शुक्राणु का दर है, निरंतर घट रही है। हम 1950-60 के आसपास हमारे पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि एक पुरुष के वीर्य में 5 ml वीर्य में करीब 22 से 25-26 करोड़ के आसपास स्पर्म होते थे। इनकी संख्या घट के आज 3 या 4 करोड़ के आसपास हो गई है। हम उसको भी सामान्य मानते हैं, क्योंकि सामान्य कहने से अर्थ क्या है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में संतान जो जो ग्रहणता है, जो गर्भ धारण की क्षमता घट रही है, बच्चों की उत्पत्ति घटती जा रही है, और इसीलिए पूरी दुनिया में IVF के सेंटर खुल रहे हैं। आप देखेंगे 10-15 साल पहले तो एक आध शहर में कोई एक IVF होता था, अब तो हर गली में आपको एक पशु जो बरखनली शिशु केंद्र मिल जाएगा। वहां भी कोई ज्यादा सफलता नहीं है, यद्यपि आपके आसपास खुल जाते हैं। वहां भी सफलता की दर अच्छे से अच्छे IVF सेंटर में 20-22% से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी खुल रहे हैं। उसके बावजूद भी 30-35% लोग संतानहीन हैं। तो इसको सोचकर, इन भयानक परिणाम को देखकर, अब धीरे धीरे लोगों की रुचि जैविक खेती की तरफ बढ़ रही है। अब लोग उसको अपनाना चाहते हैं, जैविक पदार्थों को ग्रहण करना चाहते हैं। आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं। जैविक खेती कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज तब हो सकती है जब हम इसके बारे में आधुनिकतम जो शोध है, आधुनिकतम खोजों के बारे में परिचित होंगे। अब हम जैविक खेती को भी परंपरा की जो प्रक्रिया नहीं, उससे सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जैविक खेती में उत्पादकता नहीं होगी तो क्या करेंगे। उत्पादकता होना भी जरूरी। आप तो चलो, आपके पास हो सकता है 25 बीघे एकड़ जमीन हो, 30 एकड़ जमीन हो, 15 एकड़ जमीन हो, और आपकी जरूरत तो 3-4 एकड़ से पूरी हो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए उसके भी तो सरकारों को तो उसको भी सोचना है, कितनी बड़ी आबादी
हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। फिर इतने शहर विकसित हो रहे हैं, इतने पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, कॉलोनियां कट रही हैं और खेती की जमीन घटती जा रही है। तो हम कम से कम खेती में अधिकतम उत्तम जो फसल कैसे ले सकते हैं, उत्तम खाद्यान्नों को कैसे विकसित करते हैं, यानी कि जैविक खेती का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हमें आधुनिक जैविक खेती को समझना जरूर है। आधुनिक जैविक खेती पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैविक खेती का, जैसे कि आप सब जानते हैं, जैविक खेती का अर्थ है केमिकल फ्री। हमें केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना, हमें किसी रसायन आधारित उर्वरकों का प्रयोग, फर्टिलाइजर का प्रयोग खेती के लिए नहीं करना, ना हमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है। हमें तो वातावरण में संतुलन पैदा करना है। संतुलन पैदा करके जो हम खेती करते हैं वो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती का अर्थ ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट लो, सर्टिफिकेट से हम अपने को संतुष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो उद्देश्य है, जो वास्तविक लक्ष्य है, वो जैविक खेती का हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम भी प्रयत्नरत हैं, इस पर हम भी शोधरत हैं। इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए, आप खुद इसको अपनाना चाहते हैं, तो इस संबंध में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे यहाँ इसको समझ सकते हैं, मेरे यहाँ निसंकोच इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप आके मेरे यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, और अन्य कोई मेरे लिए कोई काम हो तो निसंकोच बताएं। धन्यवाद मित्रों।